हाँ तो देखिए चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें हम लोग डिस्कस कहाँ तक कर चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो चार टॉपिक हैं वी हैव डन विद दीस फोर। सो यहाँ पर शुरुआत की थी हमने लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग से, इनएनिमेट वर्सेस एनिमेट से, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से सेल्स पिक्यूलियर फीचर हो जाती हैं एनिमेट ऑब्जेक्ट्स का और उनको लिविंग कंडीशंस में ले आने का काम करती हैं। फिर व्हाट इज अ सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं अल्टीमेटली उन्हीं का रिजल्ट है हमारा रिस्पांस। ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद श्लीटन श्वान और रुडोल्फ विर्को का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिस्कस करते हुए हम लोग श्लीटन श्वान रुडोल्फ विर्को होते हुए हम लोग सेल थ्योरी हमने डिस्कस किया, और उसके बाद फिर ओवरव्यू लिया हमने पूरे सेल का कि जनरली एक सेल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें एक सेल वॉल होगी, सेल में अगर मतलब वो एक बैक्टीरियल या एक प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो सकते हैं अगर वो यूकैरियोटिक सेल है, डीएनए होगा। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है, होगा अगर वो यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप होगा। फिर ऑर्गेनल्स होंगे, और जनरली मिनिमम ऑर्गेनल्स यानी कि राइबोसोम्स ओनली होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर सेल्स के डिफरेंट शेप, स्ट्रक्चर, साइज होता है, और जो फंक्शन है सेल का वो किस तरीके से उसके शेप से डिटरमाइन होता है, वो लॉजिक हमने देखा। प्रोकैरियोटिक सेल की हमने बात की। प्रोकैरियोटिक सेल में पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इंक्लूड होता है, ये हमने देखा। 4 बेसिक शेप्स होती हैं, और उनका कंपैरेटिव आप यहाँ पर डायमेंशन देख रहे हो कि किस तरीके से 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है यूकैरियोटिक सेल का जब हम बात करते हैं साइज। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा जो है वो एक यूनिक टाइप का प्रोकैरियोट है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अदरवाइज जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया वगैरह जैसे जो हैं उनमें सेल वॉल होती है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हुए हमने सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशंस की बात की, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर होगी प्रोकैरियोटिक्स में। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल, और ग्लाइकोकैलिक्स से किस तरीके से लूज शीट है ये, और स्लाइम लेयर कहलाएगी अगर ये इंटैक्ट है, टफ है, थिक है तो ये कैप्सूल कहलाएगा। फिर सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है, जो कि हमारे पास ये सारे 7 फंक्शन हमने पढ़े उस मीजोसोम के होते हैं। मोटिलिटी होगी तो फ्लैजिला होगा, पिलीफिम्बरी का स्ट्रक्चर पढ़ा, राइबोसोम्स में यूनिट हमने पढ़ी 50s 30s। फिर पॉलीसोम यहाँ पर हमने डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन का पॉइंट भी है 2015 का, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम जिसको हम बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडी यानी कि रिजर्व मटेरियल की हमने बात की यहाँ पर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। तो हम लोग बात करते हैं फिर यूकैरियोटिक सेल। वैसे लेक्चर में मुस्कुराता है ना तो मुझे वो 3 इडियट्स का वो सीन याद आ जाता है, जब वो आमिर खान वहां पर सबके बीच में बैठ के ऐसे करके वो मुस्कुरा रहा होता है तो कहता है कि भाई क्या बात है, बस कुछ नहीं सर, मतलब अच्छा लग रहा है, सबके साथ हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लर्निंग हो रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा खड़े हो जाइए बताइए क्या है। सर मैं भी यही बोलने वाला था, अभी मैं यही बोलने वाला था, मजा आ रहा है क्योंकि तो वैसा कुछ नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए तो आगे देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड, सबसे पहले मेंबर्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, मेंबर्स के बाद जो फीचर्स हैं उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंबर्स कौन कौन होते हैं, और उसके बाद फिर फीचर्स क्या हैं जो यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल की बात करेंगे। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, यानी कि जो हमारा 5 के CS है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें से केवल एक यानी कि मोनेरा आता है प्रोकैरियोट्स में। बाकी जो हमारे पास चारों हैं यानी कि प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, ये सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक है। फिर यूकैरियोटिक सेल में देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये जो वर्ड है
बड़ा सा कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए, किसके, साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है। तो क्या वहां पर नहीं था, नहीं वहां नहीं था, वहां पर तो बैक्टीरिया में जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, और क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, प्लाज्मिड मिलेंगे, मीजोसोम वगैरह मिलेगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको, उसका डिवीजन नहीं हुआ है। डिवीजन इन द केस उसको हमने पैकेट्स में बंद नहीं किया है, उसकी इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी अलग अलग नहीं है, वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। जबकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आ गए हैं। यूकैरियोटिक सेल possess an organized nucleus। अब ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस से आप डिफरेंस भी याद कर सकते हो, वहां पर अनऑर्गेनाइज्ड टाइप था कह सकते हो, या लेस डेवलप था, या एंशिएंट प्रिमिटिव टाइप का था। कहां, प्रोकैरियोट में कैसा था, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी वजह से हम यहाँ पर यू मतलब ट्रू और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस कैरिंग सेल्स होती हैं जिनको हम यूकैरियोटिक सेल कह रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी कि जिससे सेल मूव कर सकती है, मूव कर सकती है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, लोकोमोशन कर सकती है। और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर यानी कि सेल के अंदर अपना एक स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि अब हम जानते हैं कि, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जिसकी हेल्प से सेल की शेप भी मेंटेन रहेगी और सेल में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज भी होंगी। Their genetic material is organized into chromosomes। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऐसे क्यों, क्योंकि इससे पहले जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कहा था कि भाई इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ये रहा, द सिंगल क्रोमोसोम। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू क्रोमोसोम्स, प्लूरल हो गया, यानी कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं। तो ये तो बात हो गई मेंबर्स की, कौन कौन से इसमें है, और फीचर्स की। अब हम बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, यानी प्लांट में अलग होती है, एनिमल में अलग होती हैं। फॉर्मर यानी प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होते हैं, डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे हम। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल। विच आर मतलब न सेल वॉल होगी, ना प्लास्टिड होगा वहां, ना लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रियोल होता है, जो प्लांट सेल में नहीं होता। एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, तो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल है, तो ऑल प्लांट सेल इसको हम जनरली बोल देते हैं। सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। हमने वैसे लास्ट लेक्चर में शायद थोड़ा सा डिस्कस किया था ना, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम सेल डिवीजन की बात की थी। तो यहां तक ये मेंबर्स, ये फीचर्स, और प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, ये बात क्लियर होगी क्या? हाँ जी, यस यस सर। तो अभी डायग्राम देख लीजिए, यहां पर देखें किस टाइप से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो है ये सेल वॉल है दूसरी सेल की, ये जो आप देख रहे हो ये है सेल वॉल इस सेल की। बीच में जो मटेरियल ग्लू लाइक प्रेजेंट है, इस मटेरियल को हम कह सकते हैं क्या, मिडिल लैमेला, जो किसका मिलके बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट। तो अब हम इस सेल के अंदर आए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और बीच बीच में आप देख रहे हो इधर एक सेल जो होगी यहाँ पर, या यहाँ पर, या इधर, या इधर, या इधर, यहाँ, इधर। तो यहाँ पर एक पैसेज देख रहे हो आप, ये देखो बहुत सारे पैसेजेस बने हुए हैं जो कि इस सेल एनवेलप को क्या कर रहे हैं, ऑब्लिटरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पोर्स पैदा कर रहे हैं। तो ये जो है इनके थ्रू एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल से कम्युनिकेट करती है, इनको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखिए यहाँ पर बोला हुआ है, यहाँ पर एरो किया हुआ है लेकिन बनाया नहीं हुआ, इस टाइप से हम बना देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। फिर सेल वॉल मिडिल लैमेला की बात हमने कर दी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा और अंदर आते हैं,
तो यहाँ ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के सबसे इनर में, सेल वॉल यहाँ पर लेबल किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, देन पैरोक्सिसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म इसका है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये दीज आर क्लोरोप्लास्ट, क्लीन कर देते हैं इसको, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। अब हमारे पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है यहाँ पर, ये अभी इसी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, मिडिल लैमेला यहाँ पर लेबल किया हुआ है, वैक्यूल इसी की बात कर रहे थे, ठीक है। ये लार्ज है और मोर और लेस ये सेंट्रल होती है वैक्यूल, ठीक है। आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाओगे इन एनिमल सेल, जस्ट नीचे देख लो एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेंट्रल क्या है, यहाँ पर सेंट्रल क्या है, लार्ज, और सेंट्रल यहाँ पर क्या चीज है, न्यूक्लियस है, जबकि वहां पर लार्ज सेंट्रल क्या है, वहां पर क्या था, वैक्यूल है, वहां पर वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी वहां पर। अच्छा, न्यूक्लियस, ओके। फिर आगे देखें, ये रहा सेंट्रियोल, इसी की बात की जा रही थी कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, वहां पर नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर भी आपने देख ली, सेल वॉल यहाँ पर आपने नहीं देखी, मिडिल लैमेला की कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। फिर हम देख लेते हैं गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस यहाँ पर भी है, गोल्जी एपरेटस नीचे भी है, न्यूक्लियस यहाँ भी है, न्यूक्लियस नीचे भी है, न्यूक्लियर एनवेलप यूकैरियोटिक होने के नाते दोनों में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी। माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होंगे, नीचे भी माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाएंगे। पेरोक्सिसोम ऊपर भी है, पेरोक्सिसोम नीचे भी है, राइबोसोम्स दोनों में होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सारी की सारी चीजें कॉमन हैं। कॉमन क्या नहीं है वो है सेल वॉल का डिफरेंस है। फिर सेंट्रियोल एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है, ये डिफरेंस है। फिर यहाँ पे प्लास्टिक, जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसकी बात आ जाती है। फिर वैक्यूल तो दोनों में होती है, लेकिन छोटी छोटी वैक्यूल होती है, पेरिफेरल होती है इन केस ऑफ एनिमल सेल, लेकिन लार्ज और सेंट्रल होगी किसमें, इन केस ऑफ प्लांट सेल, इन केस ऑफ प्लांट सेल। अब हम आ जाते हैं इसके आगे और हम बात करते हैं कि किस टाइप से सेल ऑर्गेनेलीज का स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है, देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब यहां पर हम बात कर लें कि जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि सेल की डिस्कवरी जो है, वहां पर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि किस टाइप से इन्वेंशंस जैसे जैसे होती जाती हैं उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एसोसिएटेड जो ब्रांचेस हैं उनमें जो इन्वेंशन हो रही है उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की गई है और उससे रिलेट किया गया है आरबीसी पे रिसर्च। तो द डिटेल स्ट्रक्चर कब वो पॉसिबल हो पाया, 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद फिर ये पॉसिबल हो पाया कि हम डिटेल स्ट्रक्चर पता कर पाए। अभी जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे वो एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा, जो केमिकल स्टडीज, जो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए किस पर, सेल मेम्ब्रेन पर। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के केस में जो इजीली, वेरी इजीली रिट्रीवेबल एक्सपेरिमेंटल सेल है वो हमारी आरबीसी है, जिसकी मेम्ब्रेन पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है। आज हमारे पास जितनी भी ह्यूमन बीइंग की सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड डेटा है वो ज्यादा से ज्यादा जो साइंटिफिक पेपर्स हैं वो आरबीसी स्पेसिफिक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर उसको स्टैंडर्ड मान के हमने ये किए हैं एक्सपेरिमेंट्स। सो इनेबल द साइंटिस्ट, ये दोनों चीजें, इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आज हमें पता है। उसके पीछे बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, आरबीसी की स्टडीज का है और कई सारे साइंटिस्ट का भी है। तो सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसकी भी बात हम इसमें करेंगे। अभी क्या करें, बेसिक स्ट्रक्चर देखें। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर यानी कि नीचे वाला डायग्राम देखिए,
यहाँ पर एक लिपिड मॉलिक्यूल जो है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी कि ये दो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाएंगे जब तो आपको पता चलेगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर कहने का मतलब ये है कि ये कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि ये जो लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स जो है ऑटो असेंबली की प्रॉपर्टी बेटा, यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहली सेल बनी थी। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये जब बनते गए तो जो हॉट प्रिमिटिव ब्रॉथ या हॉट डाइल्यूट सूप हम जिसको बोलते हैं, जो हॉट बॉइलिंग ओशन था जिसमें कि बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही थी, वहां जब ये लिपिड मॉलिक्यूल बने तो इनकी ऑटो असेंबली होने लगी। क्यों? क्योंकि वाटर रिपेलिंग जो थे वो सारे एक साथ आ गए, जो वाटर लविंग थे वो आउटर में आ गए यानी कि जैसे यहाँ पर है। अब ये जो आप वेवी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वेवी स्ट्रक्चर सारी क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं। और ये हाइड्रोकार्बन चेन्स जो है इनवर्ड डायरेक्ट हो गई। आप कह सकते हो सर इनवर्ड ही क्यों हुई, आउटवर्ड क्यों नहीं हुई? आउटवर्ड इसलिए नहीं हुई क्योंकि आसपास एबंडेंट मॉलिक्यूल कौन सा था, वाटर, इधर भी वाटर इधर भी वाटर। तो जो लेयर बनेगी उसमें क्या बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक ऐसा जोन बनाएंगे जहां पर कि वाटर ना हो। तो वो कैसे हो सकता है कि एक दूसरे को फेस कर लें। उससे क्या होगा, ये जो हेड्स हैं ये हेड्स आउटर साइड में आ जाएंगे और टेल इनर साइड में आ जाएंगी। तो हेड आउटर साइड में जो आए हैं वो भी फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि हेड इज व्हाट, देयर इज अ पोलर हेड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाँ, ये वाला जो है हाइड्रो वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। इसमें जो लिपिड्स हैं वो हाइड्रोफिलिक, इसको जो हम बोल रहे हैं यानी कि ये पोलर है, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि वो क्यों है, ठीक है। तो आगे देखें, फॉस्फोलिपिड की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side, जो कि हमने अभी पढ़ा, हाइड्रोफोबिक टेल towards the inner part, ये हमने पढ़ लिया। आउटर पे क्या होता है, इनर पे क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर में, तो नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर एक बात है कि ये सैचुरेटेड वाले हैं। आपसे बायोमोलिक्यूल और सेल यूनिट ऑफ लाइफ का कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि भाई जो फैटी एसिड होते हैं इन लिपिड्स में, ये फैटी एसिड कैसे होते हैं, तो सैचुरेटेड वाले होंगे। फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट ये सेपरेटेड है। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। बस यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्यों है पोलर हेड, ये पोलर हेड क्यों है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने देखा, ये दो फैटी एसिड चेन है बेटा, ये दो फैटी एसिड चेन है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। और ये जो हेड आप देख रहे हो ये कार्बन बैकबोन है, इसको हम जनरली ऐसे बना देते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे बायो मॉलिक्यूल में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है तो ये चार्ज्ड है, ये चार्ज है, यहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है, इसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक हो जाता है, ये हाइड्रोफोबिक हो जाता है। फिर यहाँ पर भी हाइड्रोफोबिक आ जाएगा, ये हाइड्रोफिलिक आ जाएगा। इस टाइप से बायोलिपिड लेयर बनी हुई है। बाद में पता ये चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं भाई, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी है। अब बात यहाँ इस पैराग्राफ में रेशो की होने वाली है बेटा। ऊपर केवल स्ट्रक्चर की बात हमने की, उससे ऊपर की हमने डिस्कवरी की बात की, तो डिस्कवरी उसके बाद स्ट्रक्चर फिर रेशो की बात अगर हम करेंगे तो डिफरेंट टाइप की सेल टाइप्स में सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंट रेशो होता है। क्वेश्चन का पॉइंट यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की बात है। 52% यहाँ प्रोटीन्स होंगे, 40% लिपिड्स होंगे। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, यानी प्रोटीन्स का कितना ज्यादा रोल है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो आप देख सकते हो। इन प्रोटीन का रोल क्या होगा वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन चैनल्स होते हैं। अभी हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स का डिस्कशन किया था कि करियर प्रोटीन्स होते हैं, वहां पर एक्वापोरेंस की बात हमने की थी। तो भाई तो हाँ, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप आप जानते हैं, लीक आयन चैनल्स जानते हैं, वोल्टेज गेटेड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स हैं जो प्रोटीनेशियस है भाई। तो ह्यूमन बीइंग के केस में जो प्रोटीन का पोर्शन है वो ज्यादा है। प्रोटीन ही रिसेप्टर भी बनाएंगे जिनसे हार्मोनल एक्शंस होंगे। तो मतलब इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रोटीन्स आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ वी आर गोइंग टू
classify these proteins. So depending on the ease of extraction, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हर क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है। यहाँ पर हम जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन का, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह करते हैं, एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कितनी आसानी से निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, पेरिफेरल यानी कि जो ऊपर की साइड है, एक ये है। अब यहां पर इस प्रोटीन को देखो आप, तो इसका एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक साइड भी है और साइटोप्लाज्मिक साइड भी है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोटीन्स को हमने इंटीग्रल प्रोटीन कह दिया है, और जो केवल बाहर की तरफ है यानी या तो साइटोप्लाज्मिक साइड है और या तो फिर एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक साइड है इस वाले की। तो ऐसे प्रोटीन्स जो हैं कैसे हो गए? पेरिफेरल प्रोटीन्स। So peripheral proteins lie on the surface of the membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. इन्होंने कहा है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो कंप्लीटली आउटर मेम्ब्रेन पे होंगे, जैसे ये वाला बनाया हुआ है कंप्लीटली आउटर मेम्ब्रेन पर ही है। इसको इन्होंने कहा है कि ये कहलाएगा पेरिफेरल, ठीक है। लूज सेंस में पहले हम क्या कहते थे कि ये जो पेरिफेरल वाले हैं बस उनका कोई एक साइड हो जो पूरा जिसके जो अक्रॉस प्रेजेंट है वही इंटीग्रल कहलाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो ऑन द आउटर सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन होने चाहिए, ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, व्हाइल द इंटीग्रल वाले जो है या तो पार्शियली हो या तो वो टोटली हो, ठीक है। तो टोटली बरीड, पार्शियली और टोटली बरीड जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएंगे। तो आप तो ये देख तो रहे हो कि ये जो प्रोटीन है, ये देखो ये प्रोटीन का पूरा वे बता रखा है, और ये देखो इसका साइड, तो ये तो टोटली बरीड है। तो आप कैसे कहोगे इसको पेरिफेरल, ठीक है। सर थोड़ा सा पार्ट बरीड है ना इसका, इसलिए कह देंगे। नहीं तो पार्शियली और टोटली, इन्होंने बता दो दिया कि पार्शियली और टोटली बरीड दोनों में से कुछ भी है तो आप उसे इंटीग्रल प्रोटीन बोलो। अच्छा, एन इंप्रूव्ड मॉडल। अब यहाँ पर हम मॉडल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कवरी की बात की, फिर हमने स्ट्रक्चर की बात करी, फिर हमने रेशो की बात करी, फिर प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में ये मॉडल दिया। इंप्रूव्ड मॉडल था, यानी इससे पहले बहुत सारे मॉडल थे। According to this, a quasi-fluid nature of lipid. Quasi-fluid यानी कि fluid तो आप जानते हैं, which is having a tendency to flow, और quasi means it appears as that, but it is not in actual condition. So मतलब ये it seems कि मतलब ये fluid है, लेकिन ये fluid की तरह बिखर नहीं जाएगा, बह नहीं जाएगा। बिखर मतलब कि flow नहीं हो जाएगा, ठीक है, disintegrate नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा नहीं है, क्वासी फ्लूइड है, ठीक है। ऐसा लगता है फ्लूइडिक है, लेकिन फ्लूइड की तरह बह नहीं जाएगा, डिसइंटीग्रेट नहीं कर देगा सेल को। ऐसा नहीं है कि एक पूरा एक स्फेरिकल बबल कहें तो फिर वो हॉलो हो जाएगा। स्फेरिकल आप मतलब या कुछ एक वाटर की एंटिटी मान सकते हो। तो वाटर की एंटिटी का अपना कोई शेप नहीं है, ठीक है, तो वो जेली जैसा फ्लूइडिक हो जाएगा। तो वैसा नहीं है, क्वासी है। इट सीम्स टू बी फ्लूइडिक बट इट इज नॉट। नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स, ये क्वासी फ्लूइड नेचर किसका है? पूरी मेम्ब्रेन का नहीं, एक्चुअली इसमें लिपिड इन्वॉल्व है। इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का इसके अंदर हो पाता है बाई लेयर, ठीक है। लेटरल यानी कि जैसे 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 वो है, आप क्या कह सकते हो इसको, किससे कंपेयर कर सकते हो कि समुद्र है, ओशियन है, और ओशियन में आइसबर्ग्स हैं, ठीक है, आइसबर्ग्स हैं, और वो आइसबर्ग्स फिक्स नहीं है उस वाटर में, ओशियन के वाटर में। वो मूव हो सकते हैं, लेटरली इधर उधर मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कहा है कि there is a possibility of lateral movement of the protein within the lipid bilayer, and that makes this capable of responding constantly in different modes. So this ability to move within the protein, within the membrane is measured as its fluidity. यही इसकी fluidity है भाई, यही इसकी flexibility है कि कोई प्रोटीन जो है वो वहां पर प्रेजेंट है, अभी हो सकता है वहां पर प्रेजेंट ना हो, किसी और साइड चला गया हो, रिस्पांस किसी और साइड चाहिए हो, स्टिमुलस किसी और साइड से आ रहा हो, सिग्नलिंग किसी और टाइप की हो रखी हो वहां पर। तो ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो ऊपर हमने अभी वो डायग्राम देखा था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही डायग्राम है, जिसमें कि लिपिड बाइलेयर किस टाइप से
इसको बना रही है वो हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं आप कि न केवल लिपिड और प्रोटीन है, यहाँ पर शुगर भी है, ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में शुगर है, प्लस यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी दिखाया हुआ है। और ये कोलेस्ट्रॉल केवल एक जगह नहीं है, यहाँ है, देखो, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये येलो वाले जितने भी है ना, ये सब कोलेस्ट्रॉल दिखाए हुए हैं। यानी कि ऐसा नहीं कोलेस्ट्रॉल रेयरली प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल एबंडेंट अमाउंट में है यहाँ पर, ठीक है। तो अब वही देख लीजिए आगे, और भी चीजों के बारे में बता रहे हैं कि फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में जब से बात हुई है तब से फ्लूइडिक नेचर का जो इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन, लाइक सेल की ग्रोथ होनी है अगर, तो भी मेम्ब्रेन को बढ़ना होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन है, दो सेल्स के बीच में अगर जंक्शन बनने हैं और ये रिजिड होगी सेल वॉल की तरह, तब कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। सिक्रीशन होना है, एंडोसाइटोसिस यानी कि उसको सेल को एंगल्फ करना है, कुछ सेल डिवीजन अगर होना है, तो इन सब प्रोसेसेस में जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिक नेचर है वो सपोर्ट करता है, वो हेल्पफुल है बहुत। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये कैसे होगा, ये हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट जब पढ़ा था तो काफी चीजें देख ली हैं। हर जगह जहां कहीं भी हमने अक्रॉस द सेल मूवमेंट पढ़ा है, डिस्कस किया है, वहां पर हमने इसकी बात की है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक बार फिर से देखें इसको। The membrane is selectively permeable to some molecules present on the either side of it. Either side of it कहने का क्या मतलब है कि चाहे वो molecules हमारे पास यहाँ पर हो, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस पे हो, या वो मॉलिक्यूल हो अंदर, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, अक्रॉस पास कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। सो मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव briefly across the membrane without any requirement of energy। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया, कैसा हो गया, पैसिव, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रल मतलब नॉन पोलर, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, वो नेगेटिवली चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो हायर टू लोअर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फेवर करता है, पहली बात। दूसरी बात, water may also move across this membrane from higher to lower concentration। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वाटर आ चुका है। वाटर क्या है, वाटर क्या है बेटा, वाटर है पोलर, और अगर वाटर पोलर है तो लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस अकेला तो नहीं जा सकता, अकेला यानी कि इजीली नहीं जा सकता। वाटर जो है वो मूव नहीं कर सकता अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक दीज न्यूट्रल सॉल्यूट। यहां पर हम बात कर लें, क्या हम ये बात कर लें, हम बात कर लें न्यूट्रल सॉल्यूट वर्सेस वाटर। सो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो हैं अक्रॉस मूव कर सकते हैं इजीली फॉलोइंग डिफ्यूजन विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन है। लेकिन वाटर की जब हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर एक्वा पोरिन चाहिए हमें, हमने बात की है, यस सर, एक्वापोरिन्स की हमने बात की हुई है, तो एक्वापोरिन्स की हेल्प से वाटर मूव होगा। अब यहाँ पर जिक्र नहीं है इस बात का, तो आप ये ना समझे कि सिंपल डिफ्यूजन में जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जाएंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे वैसे ही वाटर भी करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन वाटर के मूवमेंट को अक्रॉस अ मेम्ब्रेन हम ऑस्मोसिस कहते हैं, हमने प्लांट ग्रोथ में भी ये पढ़ा है, प्लांट वाटर रिलेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा है। अब एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, वही एक्वापोरिन की जो हमने बात की थी अभी। सो इसके अलावा अगर हम बात करें, a few ions or molecules are transported across the membrane against, यहां पर against है और यहां पर है along, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट दो वर्ड है, along and against।
ठीक है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर यहाँ पर जाना है, यानी कि लोअर से हायर में जाना है, एक तरफ 5 मॉलिक्यूल है, एक तरफ 10 मॉलिक्यूल है, तो जो 5 वाले हैं उनको 10 की तरफ जाना है, 5 वालों को 10 की तरफ जाना है, तो ये हो जाएगा अगेंस्ट, ठीक है। और अगर 10 वालों को 5 की तरफ आना है तो ये अलोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होगा, उन करियर प्रोटीन्स को एटीपी यूटिलाइज करना होगा। और सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक एग्जांपल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस प्रोसेस को हम बोलेंगे। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में फिर हमने एक्वापोरिन पढ़ा वाटर के केस में स्पेशली, और उसके बाद फिर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, एटीपी खर्च होगा यहाँ पर। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। Yes. ओके, नाउ मूविंग टू द सेल वॉल। अब यहाँ पर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ब्रीफ में, और जाहिर सी बात है ये जो हेडिंग है ये प्लांट सेल को डिवोटेड है, क्योंकि यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है। So as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plant. हमने किंगडम फंजाई किंगडम प्लांट ही पढ़ रखा है और ये चैप्टर उसके बाद है, इसलिए ये कह रहे हैं as you may recall, ठीक है। तो फंजाई में, प्लांटी में अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक नॉन लिविंग, अभी क्वेश्चन पूछा था ना टेलीग्राम पे, है ना, उसने पूछा था कि सर सेल वॉल जो है लिविंग है नहीं, तो उसने कहा कि सर ग्रोथ तो हो सकती है, तो फिर ग्रोथ तो हो रही है उसमें, लेकिन ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। फिर मैंने भी उसको सपोर्ट किया था कि हाँ भाई ये एक रीजन है कि ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सेल वॉल लिविंग है। सेल वॉल एक लिविंग सेल का पार्ट होते हुए भी नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल डिपोजिशन हो रहा है, उसमें कोई मेटाबॉलिक ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है।